हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। तो देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो क्लास 12 है उसका भूगोल का पेपर के बारे में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को लाइक करें। तो इस वीडियो लाइक करें और शेयर करें। ओके, पूर्णांक रहने वाला है 56 नंबर का और समय रहने वाला है आपका 3.25 घंटे का। ओके दोस्तों, बिना समय गवाए आपके पेपर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न रहने वाला है, पहला प्रश्न है नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी, ग्रिप्त टेलर ने। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र है। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र है दोस्तों जन्म मृत्यु दर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित में से किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा तीसरे का एक समता उपागम। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला चौथा प्रश्न है प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा भोजन संग्रह आखेट। ओके, इसका बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द। ओके, अगला प्रश्न है पांचवा, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो दोस्तों, वो होता है तो पूंजीवाद। कौन सा? पूंजीवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस परिवहन का प्रकार नहीं है। तो जल परिवहन का प्रकार नहीं है। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है स्वेज नहर किस देश में स्थित है। तो स्वेज नहर दोस्तों मिस्र में स्थित है। कौन से देश में? मिस्र देश में स्थित है। ओके, अगला है कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है। तो कोलकाता दोस्तों हुगली नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर दोस्तों? तो हुगली नदी पर स्थित हैं। नहीं 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 नहीं, हुगली नदी पर नहीं है, गोदावरी पर है दोस्तों। कौन सी पर? गोदावरी नदी पर स्थित हैं। अगला है दोस्तों नौवा, गिरिएशन के अनुसार भारत में भाषाओं की संख्या थी। गिरिएशन के अनुसार भारत में पूरी 179 भाषाओं की संख्या थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो दोस्तों वह बिहार है। कौन सा है? बिहार है। ओके, अगला प्रश्न है नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों नीरू मीरू का संबंध मुझे मिला नहीं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसका प्रश्न को ढूंढ लें। ओके, अगला है यमुना नदी के दो शहरों के मध्य सबसे अधिक प्रदूषित हैं। तो दोस्तों वो दिल्ली से इटावा के बीच सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बॉक्साइड किसका अयस्क है। तो बॉक्साइड सबसे अच्छा उदाहरण एल्यूमिनियम का है। किसका? एल्यूमिनियम का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला है भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई। तो भारत में रेल सेवा की शुरुआत 1853 में हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आबद्ध पतन है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से भू आबद्ध पतन है विशाखापट्टनम। शायद मेरे हिसाब से इसका उत्तर सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ड, विशाखापट्टनम। अगला है 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है। तो दोस्तों वही वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण यही है। द इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है रिक्त स्थान। तो अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा स्कोर नॉर्वे देश का है। ओके, इसमें सूचकांक वाले देश जिनका स्कोर ज़्यादा है। अगला है मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन दोनों का समान महत्व है। तो दोस्तों कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी सबसे अच्छा महत्व यानी कि बराबर महत्व है। अगला है प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है योजक। क्या कहलाती है दोस्तों? योजक कहलाती हैं। में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। तो यूरोप में सबसे अच्छा यानी कि बहुत ही सघनतम यूरोप तंत्र रेल तंत्र पाया जाता है। अगला है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों वो है जिनेवा में। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला है राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी में आरंभ हुई। तो दोस्तों युवा राष्ट्र नीति फरवरी 1988 सन में आरंभ हुई थी। ओके, अगला है भारत की अधिकतम जनसंख्या का प्रमुख भोजन कौन सी है। तो दोस्तों वो है दाल चावल। कौन सी? दाल चावल। ओके, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और दाल बाटी भी हो जाएगा।
ये रह गया था आपका सातवां। भारत में नगरों का अद्भुत काल हुआ था। तो दोस्तों हुआ था प्रागैतिहासिक काल। कौन सी? प्रागैतिहासिक काल से। ओके, प्रागैतिहासिक काल। नौवां है, सिंचाई की व्यवस्था को संभव बनाती है। तो दोस्तों वह बहुफसलीकरण को। कौन सी को? बहुफसलीकरण को। ओके, अगला है इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन से बांध से तो वह गुजरती है? हरीके बैराज। कौन से? हरीके बैराज बांध से होकर गुजरती है। ओके, अगला है अति लघुरात्मक प्रश्न। तो पहला है मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों ये एलन सैंपल ने दी। किसने? एलन सैंपल ने। ओके, बिल्कुल सही उत्तर इसका ये हो जाएगा। अगला है दोस्तों जनसंख्या परिवर्तन के दो घटक कौन से हैं? यानी कि उनका नाम लिखना है। तो वो है जन्म मृत्यु। कौन सा है दोस्तों? जन्म मृत्यु। और तीसरा है प्रवासन। दो घटक हैं, जन्म मृत्यु, प्रवासन नहीं है। ओके, अगला है फिर मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों वो है 131वां। कौन से में? मानव विकास प्रतिवेदन, मानव विकास में 131वां स्थान 2020 में था पहले। अगला है विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है हाथ से बनाना। विनिर्माण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हाथ से बनाना। अगला है WTO का पूरा क्या नाम है? तो इनका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व व्यापार संगठन। क्या होगा WTO का? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और विश्व व्यापार संगठन, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। अगला है विश्व में जल संसाधनों का कितने प्रतिशत भाग में भारत में है? तो दोस्तों वो है 1/25 भाग। ओके, 1/25। ओके, अगला है ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? ध्वनि प्रदूषण से आप समझते हो कि वह ध्वनि जो क्या है? किसी प्रकार की अनुपयोगी ध्वनि। क्या है? किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जो मानव जाति के लिए और पशु जाति के लिए घातक साबित हो वह ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। इतना सब जानते हो कि ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं आप भी। अगला है फिर मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो वो है दोस्तों मानव भूगोल के क्षेत्र सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक। दोबारा सुनो, सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक हो गया। ओके, अगला पांचवा है आपके अनुसार एक विकसित राष्ट्र के लिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग बताना है। तो वो होगा दोस्तों, मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ, किसी देश या क्षेत्र विशेष में। क्या है दोस्तों? किसी देश या क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के विकास का सामान्य विश्लेषण करता है जो जन्म दर। क्या है दोस्तों? जन्म मृत्यु दर है। जन्म और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ही होता है। ओके, इस प्रकार से आपके हो गया, पांचवा भी हो गया। अगला देखते हैं छठा, कारखाना कृषि क्या है? तो कारखाना कृषि वह कृषि क्षेत्र जहाँ कारखाना स्तर पर व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यापारिक पशुपालन किया जाता है और उनका मांस बाजार में बेचा जाता है। दोबारा सुनो, वह कारखाना कृषि वह है जहाँ कारखाना स्तर पर व्यापारिक कृषि की जाती, पशुपालन किया जाता है और उनका मांस को बाजार में बेच दिया जाता है। बाह्य स्त्रोतन कृषि किसे कहते हैं? तो बाह्य स्त्रोतन कृषि वह है एक बाहरी आपूर्ति कला। क्या है दोस्तों? आपूर्ति कला, आपूर्तिकर्ता है दोस्तों, आपूर्तिकर्ता से सामान और सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बाह्य स्त्रोतन कृषि कहलाती है। अगला है नौसेना पतन से आप क्या समझते हैं? तो नौसेना वह है जो नौसेना है ना, एक बंदरगाह होता है, एक तट या किनारे पर एक स्थान होता है। एक तट या एक किनारे पर एक स्थान होता है जो बंदरगाह कहलाता है, जिसके एक या अधिक बंदरगाह समाविष्ट होते हैं जहां जहाज लोगों या नौभार को जमीन से या उन तक पहुंचाता है। कहाँ तक? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी से ले जाकर वहाँ से वहाँ तक पहुंचाता है, उसे नौसेना पतन कहते हैं। ओके, इस प्रकार से आप लिख देना। बंदरगाह संबंधित है। जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या वृद्धि है जहाँ सब जानते हो, जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र में लोगों की जनसंख्या को बढ़ाने को कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि है जो किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ती है, उसे जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं। तो अगला है स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्य है। यानी कि स्मार्ट सिटी
उद्देश्य क्या है, तो वही दोस्तों बुनियादी सुविधा मुहैया कराना, यानी बुनियादी अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाना, अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना, एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण प्रदान करना और स्मार्ट सिटी लागू करना, इस प्रकार से हो जाती है। 11वां है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना टिप्पणी लिखनी। इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है दोस्तों, ये मुझे मिला नहीं इसलिए मैंने इसका बताया नहीं। नहीं, इसका तो मिला था मुझे कि 11वां है ना। हाँ हाँ, तो देखो सुनो इसका। भारत की सबसे लंबी सड़क परियोजना है स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या है तो परियोजना क्या है, ये एक भारत की सबसे लंबी सड़क परियोजना है दोस्तों है। और दुनिया का 5वां सबसे राजमार्ग है, दुनिया का सबसे 5वां लंबा राजमार्ग है। और 4 प्रमुख शहरों को जोड़ती हैं। दिल्ली है एक तो, ओके, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया और एक हो गया कोलकाता। ओके, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, चारों राज्यों को एक साथ ये जोड़ती है। अगला 12वां, तो 12वां का मुझे मिला ना, इसका आपको तरीके से पढ़ना है, करना है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगला है जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन से, जो जल प्रदूषण करते हैं उनके स्रोत है दोस्तों, सुनना है। औद्योगिक कचरा हो गया, ओके, अपशिष्ट हो गया और खाद्य खनिज हो गए, गंदा पानी हो गए, ये मैंने बताया मेन। और जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत लिखना है आपको, उनका वर्णन करना है, लिखकर उनका वर्णन करना है दोस्तों। 1.5 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको उसका कर देना है। अगला है 14वां, ये दिया गया है पार साइबेरियन रेल मार्ग और पार कैनेडियन रेल मार्ग, इनका आपको अच्छी तरीके से टिप्पणी लिखनी है, तो इस पर लिखना है या भी दोस्तों इस पर लिखना है। अगला है 15वां, भारत में ऊर्जा की परंपरागत स्रोतों का वर्णन कर। जो परंपरागत स्रोत है जैसे कि कोई सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वार, इस प्रकार से भी आपको परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है। और भारत में ऊर्जा की अपरंपरागत स्रोत यानी कि गैर परंपरागत स्रोत, जैसे कि ये सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, और ये परंपरागत स्रोत में बदले जीवाश्म ईंधन हो गया यानी कि कोयल तेला, और अपरंपरागत घेर में हो गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस प्रकार से हो गया दोस्तों के। अगला है 16, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनने के उपाय आपको सुझाना है। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय आपको बताने हैं दोस्तों। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न यानी कि सेक्शन डी खंड। उद्योगों के अपशिष्ट को प्रदान करने वाले कारकों का वर्गीकरण करना है। कुछ 4 का कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्णन भी करना है। भारत में कृषि के विकास का वर्णन करना है दोस्तों, किससे आप किस प्रकार से कृषि करते हो उसके बारे में आपको अपने शब्दों में लिख देना है। तिलहन फसलों के बारे में भी आपको विस्तार से लिख देना है। 4 बार क्वेश्चन है, कोई लगभग 150 शब्दों में या फिर 100 शब्दों में लिख देना है। ओके, अब देखते हैं अगला है कि आपको इसमें विश्व का मानचित्र है और इसमें क्या बनना है, पशुपालन को आपको इसमें रेखांकित करना है, ये मतलब इनको भरना है। ये आपके भारत का आ गया और इसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को आपको अंकित करना है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं ये क्या है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये नजाकत व नटवरी के बॉल किसी शैली से प्रभावित हैं, तो इसका आधा भाग कहाँ गया, कहाँ से आ गया ये भैया, कोई बात नहीं है, ये लगे 20 तक आपके क्वेश्चन है। ओके, तो ये आपके पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से इसको कर लेना है। ओके, जय हिंद, जय भारत।